तो फाइनली हम बढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की ओर। ओके, फाइनली हम बढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की ओर। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, और उसके बाद में हमने मेन करा गोल्डन रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स भी बोलते हैं। फिर हमने उन रूल्स की हेल्प से, मॉडर्न रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स, उन रूल्स की हेल्प से हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा, और जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हमने सब्सिडियरी बुक्स भी बनाना सीखा। वो जर्नल एंट्रीज के बाद में हमने सीखा था। और फिर जर्नल एंट्रीज और सब्सिडियरी बुक्स से हमने करना सीखा लेजर के अंदर पोस्टिंग, और फिर हमने लेजर के बैलेंस निकाल के हमने बनाना सीखा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, जिसको हिंदी में तलपट बोलते हैं, वो बनाना सीखा। और उसके बाद में एंड में अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल अकाउंट्स। ओके कोमल, एंड में पूछ लेना इस लेक्चर के, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं अंतिम खाते। क्या बोलते हैं? अंतिम खाते बोला जाता है। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाते, ठीक है। फाइनल अकाउंट के अंदर अधिकतर 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर अधिकतर 3 अकाउंट जो है वो हमें तैयार करने होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है व्यापार खाता, हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। सेकंड नंबर हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अंतिम लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। और थर्ड नंबर हमें बनानी होती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में चिट्ठा बोला जाता है। वित्तीय विवरण भी बोलते हैं कुछ लोग, चिट्ठा बोलते हैं उसको हिंदी में, चिट्ठा, चिट्ठा या फिर तुलन पत्र बोलते हैं, सॉरी तुलन पत्र, दो नामों से इसको बोला जा सकता है। ओके, ठीक है। अब ये जो तीनों अकाउंट है इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनका फॉर्मेट क्या होता है, तो वो सब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर एंटर होंगे। उसमें टाइम लगेगा। आप बस जो बोल रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, तो ये फाइनल अकाउंट आपको बड़े इजी लगेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ट्रेडिंग और पीएनएल जो है, ये दोनों के दोनों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये दोनों के दोनों अकाउंट हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? अकाउंट है। ओके, पहला डिफरेंस तो यही हो गया। और ये जो बैलेंस शीट है ये किसी प्रकार का अकाउंट नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। ये एक तरह का क्या स्टेटमेंट है, विवरण है। और ये क्या है? अकाउंट। जो ट्रेडिंग और पीएनएल है ये दोनों के अकाउंट है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि पूरे ईयर के अंदर जो भी बिजनेस किया, हमने पूरे साल बिजनेस किया और सेल करा, परचेज करा, पेमेंट करा, रिसिप्ट करा, एक्सपेंडिचर हुए, इनकम हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब ईयर एंड हुआ, साल खत्म हुआ, तो जब हम हिसाब किताब करेंगे तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमें इस पूरे साल मेहनत करने से, व्यापार करने से क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक चीज होगी। दोनों की कैलकुलेशन इन ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को बनाकर की जाती है। तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है, ये पता करना कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें पूरे साल के अंदर लाभ हुआ या हानि हुई, यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके। और जो बैलेंस शीट होती है ये एक तरह का अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होता है। और इसको बना करके हमें यह पता करना होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है।
फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, यानी कि वित्तीय स्थिति, यानी कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। जैसे हर घर में दो चीजें होती है, एक तो होती है उनकी सैलरी कि महीने का वो कितना कमा रहे हैं, उसमें से पूरे खर्चे लेस कर दो तो आ जाएगा महीने में कितना बचा रहे हैं, या पूरे साल में कितनी अपन ने कमाई करी और हमारे पूरे साल में कितने खर्चे हुए, वो लेस करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो हमारी सेविंग्स हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये तो हुई कैलकुलेशन ट्रेडिंग और पीएनएल की, भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे साल में, क्योंकि घर तो बिजनेस है नहीं, या बिजनेस की बात चल रही है। मैं तो एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं कि इतनी इनकम हुई, इतने खर्चे हुए, इतनी हमारी बचत हुई। घर में हम ऐसा करते हैं, व्यापार के अंदर हम ऐसा करते हैं, इतनी कमाई हुई, इतने खर्चे हुए, इतना हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, ये तो होता है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के हम पता करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे हर घर की एक वित्तीय स्थिति भी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आर्थिक स्थिति भी होती है। जैसे अमीर किसको माना जाता है, जिसके महीने की सैलरी अच्छी खासी है उसको अमीर माना जाता है, या जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है उसको अमीर माना जाता है। जगह जगह पर प्लॉट्स ले रखे हैं, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिल्डिंग्स बना रखी है, खूब सारी कॉमर्शियल दुकानें हैं जिनको किराए पे दे रखा है, मकान बना बना के किराए पे दिए हुए हैं, गोल्ड खूब खरीद रखा है, सिल्वर खूब खरीद रखा है ना। तो आर्थिक स्थिति किसकी, इस आदमी की अच्छी होगी या जिसकी सैलरी अच्छी खासी है उसकी अच्छी होगी। तो आर्थिक स्थिति का मतलब ये हो गया कि आपके पास एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। अगर किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की एसेट्स बहुत है लेकिन लायबिलिटीज कम है, लोन वगैरह नहीं ले रखे उसने, एसेट है करोड़ों में, लायबिलिटीज है लाखों में, तो उसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, बाइक लोन ले रखा है, लैपटॉप लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, फलाना लोन एजुकेशनल लोन, तो उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी एसेट कम है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो ऐसा कैसा हम यहां पर भी एसेट और लायबिलिटी देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ताकि हमें यह पता चल जाए कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, एसेट्स ज्यादा लायबिलिटी कम, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक आगे चल पाता है, वो बहुत लंबा जाता है, वो लंबी दूरी का घोड़ा होता है ना, लॉन्ग टर्म खेलता है वो। ओके, और अगर किसी बिजनेस की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, एसेट कम है, तो बिजनेस कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर लायबिलिटीज ज्यादा है तो लोग पैसा मांगेंगे, और पैसा अगर नहीं होगा तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैश, है ना, कैश जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस में। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी बिजनेस की, वो जानना हो तो बैलेंस शीट बनाओ, और वो जानने से ये पता चलेगा कि बिजनेस लंबा चलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़े टाइम में उसका समापन हो जाएगा। और अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनते हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो ये टी अकाउंट की तरह बनता है इस तरीके से, है ना। टी अकाउंट क्यों बोलते हैं पता है इनको, टी मतलब ऐसे ऐसे टी, और फिर इधर आ जाता है डेबिट साइड और इधर आ जाता है क्रेडिट साइड। तो ये दोनों ऐसे होंगे ट्रेडिंग और पीएनएल। लेकिन बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट नहीं है, वो एक तरह का स्टेटमेंट है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें एक साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, एक साइड में एसेट्स का कॉलम होता है। वो आगे मैं फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा। मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसा होता है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कब ईयर एंड हो रहा है, जैसे 31 मार्च 2022। इसके डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है और लॉसेस जो है वो डेबिट साइड में आते हैं। और इसके क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड में इसकी जो भी इनकम होती है, सेल होती है, वो आती है। ये ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके का होता है, इसके ऊपर लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 मान लेते हैं। ये रही इसकी डेबिट साइड, ये रही इसकी क्रेडिट साइड।
इसमें डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं और इसकी क्रेडिट साइड में सारी की सारी आपकी इनकम एंड प्रॉफिट आते हैं। जो भी इसके आपको डेबिट साइड में दिख रखे हैं सारे खर्चे हैं और क्रेडिट साइड में सारे लॉसेस हैं। और डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं। ये होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखा जाता है एज ऑन 31 मार्च 2022। एज ऑन मतलब इसी डेट की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, लेकिन इनके आगे देखो एंडिंग लिखा होता है फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब पूरे साल में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो ये अकाउंट पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस को बताते हैं, ये केवल लास्ट डे की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, पूरे साल की नहीं। ओके, और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा होता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में जैसे कैपिटल हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटीज होती है। एसेट्स में जैसे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टोर, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये एसेट्स है। एंड में बैलेंस शीट की लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स की जो टोटल है वो हमेशा इक्वल रहती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी बैलेंस शीट सही है, ठीक है। लेकिन जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अब देखना, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसमें एंड में जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आए तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ऐसा क्यों होता है डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ओके, और जो हमारा पीएनएल अकाउंट होता है इसमें जैसे ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये कहां से आया, ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना इधर, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये कहां ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आया, प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और लॉस है तो भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फर्क क्या है, फर्क इतना है, जो ये प्रॉफिट होता है इसको इधर ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि डेबिट क्रेडिट साइड में पीएनएल अकाउंट की, और अगर लॉस हो गया तो उसको इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते टाइम अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद में यहां पर पीएनएल अकाउंट में देखेंगे तो मैंने बोला ना ग्रॉस प्रॉफिट इधर और ग्रॉस लॉस इधर। उसके बाद में इधर सारे खर्चे आते हैं, इधर सारी इनकम आती है, और एंड में इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहां आता है बैलेंसिंग फिगर में, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, या आप कह सकते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर इसको ऐड करते हैं। यहां पर देखो, यहां जो नेट प्रॉफिट आता है ना उसको, ये जो कैपिटल दिख रही है इस कैपिटल को यहां लिख के इसके अंदर ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, और फिर उस कैपिटल को बाहर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आपको नेट लॉस हो रहा है, नेट लॉस कब होगा, जब इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये नेट लॉस, इस नेट लॉस को भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, ये भी बैलेंसिंग फिगर में आएगा, दोनों में से एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन इसको जो है यहां पर लेस किया जाता है, ये कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होता है, लेकिन नेट लॉस को क्या करते हैं, हमेशा लेस करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, पीएनएल में जाता है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट आता है, बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ये मैंने ओवरव्यू दिया है, लेकिन इतने सारे अंदर जो आपको चीजें दिख रखी है इन सब के बारे में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि ये सब क्या है, कौन सी चीज पीएनएल में जाती है, कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाती है। लेकिन इसके हम बैठ के रट्टे नहीं मार सकते, हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। अभी ओवरव्यू देखिए, मैंने आपको सिंपली ये बताने की कोशिश करी है कि अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। अब हम एक बार समझते हैं यहां पर कुछ गहरे कॉन्सेप्ट जो इसकी हेल्प से हम ये फाइनल अकाउंट अच्छे से बना पाएंगे। देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जो एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि जो खर्चे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल नेचर के, कैपिटल नेचर के खर्चे बोला जाता है, पूंजीगत प्रकृति के। जो भी पूंजीगत प्रकृति के खर्चे होते हैं इसको हमें ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट में। इसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है
क्योंकि ये कैपिटल में से खर्चे किए जाते हैं। बिजनेस के अंदर आपके दो तरह का फंड आपके पास अवेलेबल हो सकता है। एक ऐसा फंड जो आपने लगाया है बिजनेस के अंदर, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि लोन लिया है, तो ये कैपिटल नेचर का फंड होता है। अगर आप उस कैपिटल नेचर के फंड को खर्च कर रहे हैं तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है अधिकतर। ऐसे एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं? इसमें से अधिकतर होता है कोई हम एसेट परचेज कर रहे हैं। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, संपत्ति क्रय कर रहे हैं, तो वो अधिकतर बड़े अमाउंट की होती है, और वो जो संपत्ति हम खरीदते हैं वो अधिकतर कैपिटल में से खरीदते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में कैपिटल आती है, उस कैपिटल से ही एसेट्स, मशीनरी, है ना, प्लांट, फर्नीचर वगैरह सब खरीदा जाता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको अगर छोटी मोटी कोई कैबिन लगानी है किसी नुक्कड़ पर, किसी कॉर्नर पर, जिसमें जो है आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह बेचेंगे, आपने देखी होगी ऐसी बहुत सारी लगी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है, उसमें पान मसाला भी मिलता है। तो आपको लग रहा है कि 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो ये 1 लाख रुपए जो आपने लिए घर से, इसको कैपिटल बोलते हैं। अब बस 1 लाख से क्या करेंगे? हो सकता है 50,000 से आपने कैबिन खरीद लिया, 10,000 में उसके अंदर एक छोटा सा फ्रिज लगा दिया, 10,000 में उसका छोटा सा फर्नीचर करा दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैपिटल में से खर्चा कर रहे हैं, कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं जिससे बिजनेस में ये उस एसेट्स को हम यूज करके बिजनेस को ऑपरेट कर सके। तो वो जो खर्चा होता है वो सारा का सारा कैपिटल नेचर का होता है, और उसको हमको कहां ट्रांसफर करना होता है? बैलेंस शीट के अंदर करना होता है। एक होता है बेटा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं आयगत प्रकृति के खर्चे। ये आयगत प्रकृति के जितने भी खर्चे होते हैं ये कैपिटल में से नहीं किए जाते। ये किस में से किए जाते हैं पता है? ये किए जाते हैं प्रॉफिट में से, या आप कह सकते हो रेवेन्यू में से। जो भी आपकी आय होगी, जो आपकी सेल्स होगी, जो आपकी बिक्री होगी, उसमें से खर्चे किए जाते हैं। तो ये जो खर्चे किए जाते हैं इनको हमें ट्रांसफर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? और ये आयगत प्रकृति के खर्चे आपने बोल दिए कि सेल्स में होते हैं, रेवेन्यू में से करते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? जैसे इसमें एसेट्स खरीदना हो गया, ऐसे कैसे अगर बिक्री हुई, कुछ सेल्स हुई, कुछ पैसा आया, उससे हम कौन सा खर्चा करेंगे? बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि आपने कोई सैलरी दे दी, जैसे आपने कोई सैलरी पे कर दी, जैसे कोई आपने कोई वेजेस पे कर दी, जैसे आपने कोई गुड्स परचेज कर लिया, जैसे आपने कोई रेंट पे कर दिया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, जैसे आपने वाटर बिल पे कर दिया। बहुत सारे खर्चे होते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, है ना, सेलिंग एक्सपेंस हो गए। तो वो सारे खर्चे जो है वो रेवेन्यू नेचर के माने जाते हैं, आयगत प्रकृति के माने जाते हैं। और ये वाला खर्चा जो हम कैपिटल में से नहीं करते हैं, ये हम प्रॉफिट में से, बिक्री में से करते हैं। इसलिए इसको कहां ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक, ओके। अब आते हैं मेन। यहां तक तो समझ में आ गया सर। आपने बताया भैया 3 चीजें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। आपने ये भी बता दिया, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल नेचर की चीजें जाती है, जो भी कैपिटल नेचर का खर्चा होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, जैसे कोई एसेट्स खरीदनी, मशीन, प्लांट, फर्नीचर वगैरह। और दूसरी तरफ आपने बोला कि सर रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। रेवेन्यू नेचर के खर्चे वो होते हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं और ये सेल्स में से किए जाते हैं। ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, हर साल होते हैं, मंथली होते हैं, पीरियडिकली होते हैं, अवधि के आधार पर होते हैं। ये वाले खर्चे जो है ना ये डेली रूटीन में होते ही रहते हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस, ये चलता ही रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज रोज नहीं होते, ये कभी कभी होते हैं। एसेट रोज रोज थोड़ी खरीदते हैं। जैसे आपने कैबिन लगाया, कैबिन क्या रोज रोज खरीदोगे? एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन इतना कॉमन नहीं होता है जितना कॉमन सैलरी, वेजेस, रेंट पे करना होता है। ये कैपिटल में से किए जाते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे, रेवेन्यू में से किए जाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जो आपने बोला कि रेवेन्यू और पीएनएल दो अकाउंट है, कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा खर्चा पीएनएल में जाएगा? दो अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, सॉरी, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। तो कौन सा खर्चा जो है ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा, वो कैसे पता करें? तो यहां पर फर्दर क्या होता है जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स,
उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर बैलेंस शीट की बात नहीं आएगी। जो आयगत खर्चा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें एक खर्चा ऐसा होता है जो होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष खर्चा या प्रत्यक्ष व्यय। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, अप्रत्यक्ष खर्चा। सिंपल बताऊं तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने हैं, होते कौन से वो बाद में देखना, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में लिखने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने होते हैं। अब बोलोगे सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण कार्य, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, और डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। ऐसा सभी खर्चा जो निर्माण कार्य से संबंधित होता है, उत्पादन से संबंधित होता है, प्रोडक्शन से संबंधित होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। ऐसा खर्चा जो गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने का होता है, फैक्ट्री तक लाने का होता है, गुड्स तो समझते हो ना, माल, और वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री में हमेशा क्या होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, उत्पादन कार्य होता है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए जैसे, और फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, जैसे वेजेस हो गया, वर्कर को जो पे करते हैं, या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो गया जिसमें कैरिज आ जाता है आपका, कैरिज इनवर्ड, ये गुड्स माल को खरीदने से संबंधित होता है। परचेज ऑफ गुड्स हो गया, है ना, वो मैं आपको लिस्ट आगे बता दूंगा। आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, गुड्स को परचेज करके फैक्ट्री तक लाने से संबंधित होते हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। फिर आता है आपका पीएनएल अकाउंट। इनडायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। ये खर्चे जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। देखो, एक तरफ फैक्ट्री जहां आवाजें आ रही होगी, मशीनें चल रही होगी, मजदूर काम कर रहे होंगे, वो यहां है। एक तरफ ऑफिस, कंप्यूटर लगे हुए हैं, शांति से लोग काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना, सेल परचेज का काम कर रहे हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रबंध, मैनेजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सैलरी हो गया, जैसे कि रेंट हो गया। अब रेंट यहां पर भी है, रेंट यहां पर भी आएगा, ये फैक्ट्री का रेंट इधर आएगा, ऑफिस का रेंट इधर आएगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर आएगा, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर आएगा। तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे सारे इधर, ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे इधर, यानी कि पीएनएल अकाउंट। इसको डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट। आया समझ में? एक बार थम्स अप भेजो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, थैंक यू। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ओके, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये देखो, ये रहे, क्या लिखा हुआ इधर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन कौन से हो सकते हैं? कैरीज इनवर्ड, ये डायरेक्ट होता है, याद रखना, अब कुछ याद करना पड़ेगा। ये सारे यहां से लगाकर यहां तक, ये सारे कौन से? डायरेक्ट, यानी कि फैक्ट्री प्रोडक्शन या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं। तो कैरीज इनवर्ड हो गया, फ्रेट यानी कि भाड़ा, ऑक्ट्री का मतलब टैक्स होता है, कार्टेज भी टैक्स होता है, गैस, फ्यूल, पावर, ये सब फैक्ट्री में चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, निर्माण से संबंधित, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये टैक्सेशन होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं। ऐसे टैक्स जो जब हम माल को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उस टाइम लगते हैं। रॉयल्टी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो ये सारे डायरेक्ट होते हैं। डॉक चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट, शिप से आता है ना अधिकतर सामान, अब बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पोर्ट बना होता है ना, बंदरगाह बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे लगते हैं, जिसमें डॉक चार्जेस और क्लीनिंग चार्जेस भी है। तो ये भी गुड्स को परचेज करके फैक्ट्री तक लाने के, इसलिए यहां पर डायरेक्ट में लिखा जाता है। फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब, वो यहां आते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं यहां सब। ओके, ऊपर की बात करें तो यहां लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये है कि जब ये साल स्टार्ट हुआ, उस टाइम आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था जो कि अभी तक बिका नहीं, अनसोल्ड स्टॉक। ऐसा गुड्स जो बिका नहीं, वो अनसोल्ड हो गया, वो माल का आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो भी है वो यहां आएगा। फिर आपने और कितना खरीदा वो यहां आएगा, कितना वापस परचेज रिटर्न हो गया वो यहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा नेट परचेज। वेजेस एंड सैलरी, ये यहां आता है, वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है, वेजेस आगे है ना इसलिए, तो वेजेस एंड सैलरी हो गया या वेजेस हो गया, ये यहां आता है। ओके, क्रेडिट साइड में सेल्स आती है क्योंकि कमाई है, सेल्स रिटर्न उसमें से लेस करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक यहां आता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इधर, परचेज इधर, सेल इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पर ये सेल और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, उसमें सारे खर्चे और ये सब लेस कर देंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आ रहा है तो ग्रॉस लॉस, यानी कि खर्चा ज्यादा हो गया। उसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट इनकम क्रेडिट में आता है, पीएनएल अकाउंट। लॉस है तो फिर डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस आ गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। दोनों में से कोई एक चीज आएगी। उसके बाद में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड है, ये देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। अब आप बोलोगे सर वेजेस यहां कैसे आ गया? देखो बेटा, यहां क्या था, पहले वेजेस लिखा हुआ था फिर सैलरी। यहां देखो जो लिखा हुआ वो क्या है, पहले सैलरी है, तो सैलरी एंड वेजेस दोनों साथ में दे रखा हो, तो देखो पहले क्या है, पहले अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में, पहले सैलरी है तो फिर पीएनएल में। उसके अलावा रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, जो सीए होता है ना ऑडिट करता है उसकी फीस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, नाम ट्रेड है लेकिन आता पीएनएल में, जनरल एक्सपेंस, फिर सेलिंग से रिलेटेड, माल को बेचने से और उसका वितरण करने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, जैसे कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरिज आउटवर्ड यहां आता है, माल को बेचने से संबंधित खर्चा है ये। एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बेड डेप्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहां इंपोर्ट ड्यूटी थी, यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी है, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, स्टेबल एक्सपेंस, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट है। इसके अलावा कुछ और नीचे दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कोई इंटरेस्ट पे कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वीनियंस एक्सपेंस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर, ये सारे खर्चे, ये सारे इनडायरेक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। ये सारे पीएनएल अकाउंट के अंदर आते हैं, कुछ याद कर लेना, कुछ प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके सर, ये तो आपने डेबिट साइड की बात कर ली। क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में आती है बेटा रेवेन्यू, इनकम, ये इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। तो सर डायरेक्ट इनकम भी होती है, यस होती है। वो कौन सी होती है? ये रही, ये जो सेल्स है ना, ये डायरेक्ट इनकम है एक तरह की। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या डायरेक्ट इनकम हो, कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस ये रही, डायरेक्ट इनकम ये रही। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में, इनडायरेक्ट इनकम भी पीएनएल में।
इनडायरेक्ट मतलब मेन उद्देश्य नहीं है हमारा ये कमाई करना, साइड में हो गई अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मेन उद्देश्य तो माल बेचना है, लेकिन कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई कमीशन मिल गया, कोई ब्याज मिल गया, कोई डिविडेंड मिल गया, कोई बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, कोई अप्रेंटिस प्रीमियम मिल गया, कोई प्रॉफिट हो गया एसेट्स को बेचने से, कोई और इनकम हो गई, तो वो यहां आ जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। और जब सारी इनडायरेक्ट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ करके ये सारे खर्चे लेस करेंगे तो या तो आएगा प्रॉफिट, इधर बैलेंस आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, इधर आ रहा है तो नेट लॉस, और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर नेट प्रॉफिट है तो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस है तो आपकी कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इन तीनों अकाउंट का और फाइनल अकाउंट का। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ में भेजूंगा, इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। तीनों अकाउंट्स भी बनाने हैं, और जो मैंने वर्किंग नोट बनाए हैं, जो चीजें बताई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू कैपिटल, उन सबको अच्छे से लिखना है और इसको याद करने और लर्न करने की कोशिश करनी है, ताकि कल जब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक, बताइए।